पर दुग्ध पर कंप्लीट किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रातःकालीन दुग्ध जो है गुरु स्तंभी, सायकालीन दुग्ध लघु है। प्रैक्टिकली अगर आप दूध लेना चाहते हो तो शाम को जो गाय दुही जाती है ना, वही दूध लेना चाहिए। पचने में लघु है। ठीक है। कच्चा दूध गुरु और अभिसंधि होता है। बहुत सारे लोग कच्चा दूध पीने की आदत ही होते हैं, देखा गया है। दूध जब एक बार आप उबाल लेते हो, बॉईल कर लेते हो, लघु हो जाता है। और स्त्री दूध को गर्म करने का निषेध बताया, ये ध्यान रखना है हमें। आचार्य चरक की बात करें तो मांस किस पार्ट का आप लोगे, तो उसकी उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। शक्ति, स्कंद, छाती, उदर और सिर, ये सीक्वेंस है। देन मांस रस, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंड, चर्म, ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अस्थियां। सुश्रुत में यहाँ पे देखोगे ना, शक्ति, स्कंद, हृदय, सिर, पाद, हस्त, कटी, पृष्ठ, चर्म वर्ड यूज किया हुआ है। फिर कालेयक। अब ये कालेयक है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो, सब पता है कालेयक किसे कहते हैं? कालेयक है ना, कंट्रोवर्शियल टर्म है। कहीं पर ये यकृत के लिए भी यूज होता है, कहीं पर वृक्क के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसे दोनों लिया जाता है। तो ये वर्डिंग थोड़ा याद रखना। कंट्रोवर्शियल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये है। आचार्य चरक ने बोला पुरुष का मांस गुरु और स्त्री का मांस लघु होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा ना क्लियरिफिकेशन पे जाते हैं। देखो वो क्या कहते हैं। जो चार पैर वाले हैं, उसमें पुरुष जाति का मांस गुरु, स्त्री का लघु होता है। लेकिन पक्षी, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, स्त्री का मांस गुरु, पुरुष का मांस लघु होता है। ठीक है। इसीलिए जो लघु मांस है ना, उसका योग चौपायों में स्त्री का तथा पक्षियों में पुरुष का मांस श्रेष्ठ माना गया, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अल्प शरीर वालों में, जो छोटे शरीर वाले, उसमें बड़े जानवर का मांस ग्राह्य करना चाहिए, लेना चाहिए। बृहद शरीर वाला, जिसका शरीर बहुत बड़ा होता है, उनमें छोटे जानवर का मांस ग्राह्य। पुरुष का ऊपरी भाग गुरु होता है, ये ध्यान रखना। और स्त्री का अधोभाग गुरु होता है। फल भक्षी पक्षियों का मांस कैसा होगा? रूक्ष होगा, याद रखना, ये पूछा हुआ है। जो फल भक्षी पक्षी होता है उसका मांस रूक्ष। मांस खाने वाले पक्षियों का जो मांस है ब्रह्मण करने वाला। मत्स्य भक्षी पक्षियों का मांस क्या रहता है? पित्त कारक होता है। आपको पता है ग्रहणी में ग्रहणी और शोष में किस प्रकार के मांस का सेवन बताया गया है? अग्र द्रव्य में लिखा है, मालूम है किसी को? किस मांस को कृपया ग्रहणी? हाँ, क्रव्यात का मतलब? कच्चा। नहीं अरे यार, ग्रहणी अर्स और सोस आप देखोगे अग्नि माध्य जन है, उसमें कच्चा मांस कैसे पचेगा, ये बताओ। अरे बस द्रव्यात माने वो किसी को मालूम है क्रव्यात का मतलब? क्रव्यात रस करके जानवर। एक मेडिसिन आती है। कच्चा मांस, कव्यात मीन्स कच्चा मांस। नहीं नहीं, गलत है। कच्चा मांस नहीं होता। किसी को पता है? देखो, क्रव्य वर्ड होता है, इसी पे से क्रव्यात बना हुआ। इसका मतलब है जो चोंच मारकर खाते हैं। जितने भी पशु पक्षी जो चोंच मारकर खाते हैं, तो चील है, कौवा है, बगुला है, मुर्गा है, ये सारे चोंच मारकर खाते हैं। इसको हम क्रव्याद कहते हैं, क्रव्य। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा ये इस तरह से। क्रव्याद का जैसे उन्होंने इसका मतलब पूछने लगे थे ना बीच में, क्या कहते हैं इसको, वल्लूर का मतलब। वैसे क्रव्याद का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रव्याद का मतलब है जो चोंच मारकर खाते हैं। ठीक है। मांस को एक एक निकाल के खाने वाले जो पक्षी है, उसको बोला जाता है। इच्छु विकार देखो, यहाँ पर उत्तरोत्तर श्रेष्ठता। तो धौत गुड़, मत्स्यंडिका, खांड, शर्करा, चरक सुश्रुत दोनों बताते हैं। मधुभेद हम पहले भी देख चुके हैं। आचार्य चरक चार कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने चरक के चार प्लस उसमें उन्होंने चार और ऐड कर दिए। छात्र आद्य, औदालक और दाल, ये हमने वहां पर देखा हुआ था। ठीक है। हमने इसका कोड बनाया था, जो उत्तरोत्तर इच्छु विकारों की श्रेष्ठता है। पहला पहला, अगर आप
अल्फाबेट लेते हैं तो ये धौम खास करके कोड बनता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। आचार्य चरक अनुसार इन्होंने कुछ वर्ण बताए हुए हैं जो मधु है। मार्कशीट पे बोला है तेल वर्णी, तो हमने इसका कोड बनाया माथे पे तेल लगाना। ठीक है, मार्कशीट तेल वर्णी। घृत पोतना, मतलब मैंने घृत पोत दिया, तो पौतिक क्या है, घृत वर्णी है। फिर इसको आप इसको याद कर सकते हो, छौक लगाना। छौक लगाना मतलब छौद्र कपिल वर्णी। बचता है सिर्फ एक, ठीक है, ब्राह्मण जो है श्वेत वर्णी है। यही आपको याद रखना है, बाकी तीन चीजें आपको कोड से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। अगेन रिपीट करता हूँ, माथे पे तेल लगाना है मतलब माक्षिक तेल वर्णी है। घृत पूतना यानी पौत्तिक घृत वर्णी। छौक लगाना मतलब छौद्र कपिल वर्णी, और बचता है एक भ्रामर जो कि श्वेत वर्णी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने ना माक्षिक का, आप कह सकते हो, रोगाधिकार बताया, सॉरी मधु का। तो माक्षिक को बोला है श्वास काश नाशक, भी हमें याद रखना पड़ेगा। देन इन्होंने बोला है कि इजिली याद होगा, छात्र को प्रमेय कुष्ठ हुआ, ऐसे याद रख सकते हो आप। छात्र को प्रमेय कुष्ठ हुआ, तो छात्र मधु प्रमेय कुष्ठ नाशक। आर्ध नेत्र मतलब आधे नेत्र। ठीक है, आधे नेत्र। अर्ध नेत्र भी याद रख सकते हो, तो आर्ध जो मधु है उसको नेत्र रोगों में दिया जाता है। औद्दालक ये थोड़ा सा अलग है। औद्दालक देखो, स्वर विकार कुष्ठ और विषनाशक है, तो ये विषनाशक की वजह से ना औद्दालक याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका कोड हमने बताया है प्रमदा, सॉरी प्रवदा है, प्रमदा नहीं। प्रमेह वमन में क्या है, दाल। इसको याद रखना, दाल। प्रमेह और वमन में दाल नाम का मधु यूज किया जाता है। ठीक है, ये इतनी बात हुई। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है। आचार्य तो सुश्रुत कहते हैं मधु क्या है, त्रिदोष नाशक है। आचार्य चरक कहते हैं मधु वात कारक और कफ नाशक है। ये स्पेसिफिकली बोला है, और ये देखा जाता है, नेचुरली आपको देखने को मिले। मधु कफ का नाश करता है, लेकिन साथ में क्या है, वात को भी बढ़ाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रमेह में मधु का निषेध नहीं है, उसके योग बताए गए हैं कई सारी जगह पे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आचार्य चरक ने दृष्ट प्राणायतन कहाँ बताया है। चैप्टर कौन सा है। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। सूत्रस्थान के आखिरी चार चैप्टर, 26, 27, उन 28, 29, 30। 29, 29। और कोई। बोलो। 27, 28, 29, 30। इस चैप्टर में 10 प्राणायतन का वर्णन है। आप सभी आंसर टाइप अभी भी तो कर सकते हो। 28 चैप्टर है, 28वां अध्याय। ठीक है, लिख लेना। नीचे देख रहे हो जो लिखा है ना, शारीर 7th में वर्णन है अगेन। शारीर 7 और सूत्र 28, दो जगह पे इन्होंने मर्म का वर्णन किया। यहाँ पे लिखते हैं शंख के स्थान पर मूर्धा और मांस का प्रवेश समावेश किया हुआ है। ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहाँ पर लिखा हुआ वो चरक सूत्र 29 में है ना। 10 पुराण आयतन तो चरक सूत्र 29 में है। है। 28 में नहीं दिया है क्या। नहीं, बस 29 में है। नहीं, बस 29 है। 10 पुराण आयतीयम अध्याय में बस वही नाम ही है उस चैप्टर चैप्टर का का। ही नाम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अच्छा हाँ, लिखा तो सॉरी सॉरी 29 ही लिखा है, चैप्टर का नाम ही वही है। तो इसको करेक्ट लेना, 28 नहीं है।
29 ही है ये। ठीक है, तो चरक सूत्र 29, जिसका चैप्टर का नाम ही वही है, वहां पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और शारीर 7/9 मतलब 9वां श्लोक है जो सरस्थान 7 का, वहां पे इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आचार्य वाग्भट की बात करते हो तो पूरा का पूरा जैसा लिखा है ना वैसे ही है। आचार्य वाग्भट ने शंख के स्थान पर मूर्धा और जीवा बंधन को माना हुआ है। ठीक है, जीवा बंधन एक नया वर्ड है जो हमें ध्यान रखना है आचार्य वाग्भट के अनुसार। कुष्ठ की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ के बारे में एक स्पेसिफिक लाइन बताई है, पता है किसी को? आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ के बारे में एक अलग से लाइन बताई जो सबसे डिफरेंट है, किसी को पता हो तो बताओ। आदि बल प्रवृत्त नहीं, ना आता कष्ट करो व्याधि। नहीं, वो भी चलो एक लाइन हो। बस पंचकर्म गुणातीत। नहीं, वो भी नहीं। दीर्घ रोगाणाम बस। नहीं, संसर्गज है। नहीं, चलो, नहीं, आप सब बता रहे हो वो सब अच्छी चीज है, लेकिन एक कॉम स्पेसिफिक लाइन है जो कहते हैं कि सर्वकुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सकफानि सकृमिणी। ये उन्होंने बोला कि सारे कुष्ठ वात से, पित्त से, कफ से और कृमि से उत्पन्न होते हैं। ये उनका एक स्पेसिफिक लाइन है कुष्ठ के बारे में। ठीक है, मतलब वो स्टार्टिंग में कहते थे कि भाई कुष्ठ में ना कृमि की चिकित्सा त्रिदोष के साथ करनी है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ। ये थोड़ा सा उनका मुझे थोड़ा यूनिक लगता है, बाकी सारी चीजें सब जगह आपको मिल जाएंगी। आचार्य चरक भी पंचकर्म में कहते हैं कि उसको वो लांगा जाता है, पंचकर्म से भी सही नहीं होता, ये सारी चीजें बताई हुई है उन्होंने, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है। हम पहले भी इसको देख चुके हैं कैसे इसको याद रखना है, तो मैंने आपको बताया पहला पहला अल्फाबेट याद रखना है। ठीक है, अब इसको आसानी से याद रख लो। कपाल में देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? विषम विश्रुतानी। ठीक है, कृष्ण अरुण वर्ण का, औदुंबर ताम्र वर्णीय पक्व गूलर के जैसा, मंडल श्वेत रोम से व्याप्त है। देखो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपसे पूछे कि आचार्य चरक के अनुसार कौन सा कुष्ठ श्वेत रोमों से व्याप्त होता है। अब बोलो यार ये तो कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन वो इस तरह का क्वेश्चन है, सबको ये याद रखना है। दूसरे जीवों में क्या लिखता है? बहिर अंतर श्याव। ठीक है, पुंडरीक में क्या है लिखा है? किनारे लाल होंगे, मध्य में रक्त वर्णी, रक्त श्वेत वर्णी, मतलब रक्तज और श्वेत वर्णी। आचार्य सूचन बोला कमल पत्र सदृश। सिद्म कैसा है? अलाबू। अलाबू किसको बोलते हैं? लौकी। तो लौकी का पुष्प आप सभी ने देखा होगा, उसके सफेद पुष्प होता के समान ये देखने को मिलता है सिद्म। ठीक है, काकड़ंती का सबको पता है, गुंजा को कहते हैं, तो गुंजा के समान ये कुष्ठ दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत ने सिद्म, दद्रु नहीं, सिद्म में अतसी पुष्प वर्णी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लेना। आगे चलते हैं, क्षुद्र कुष्ठ की बात करते हैं। तो एक कुष्ठ में क्या लिखा है? अस्वेदनम यन मत्स्य सकलो, मछली का जो ऊपर की स्किन होती है ना वैसे उसके समान एक कुष्ठ दिखता है। चर्म कुष्ठ लिखा है, हाथी के चमड़े के समान है। किट्टी भैया याद रखना व्रण के समान है। दद्रु खुजली और लालिमा युक्त पीड़िका है। चर्म दल में कह सकते हो स्पर्श असहत्व है। पामा, इसको हम लोग स्कैबीज से कोरिलेट करते हैं। कंडू ज्यादा होगा और स्त्राव अधिक होगा, ईचिंग एंड सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे यहाँ पे एक महावास्तु वर्ड है। ठीक है, व्रण सदृश के आगे एक और वर्ड है किण खर स्पर्शम। ठीक है, विचर्चिका में शुष्क नहीं है, ये काट लेना। यहाँ है बहुस्त्रावा, और एक और है, सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से?
सॉरी, सतारू के बारे में लिखा है बहुव्रणम, ये याद रख लेना। देखो बहुश्रावा, चाववर्णी पीड़िका बहुश्रावा विचर्चिका है, लेकिन बहुव्रणम कहाँ है, सतारू में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। भेद देख रहे हो, कृमि की बात आ रही है तो बाह्य कृमि दो है, यूका और लिच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 26। तो पूरी सच कृमि की बात देख रहे हो यहाँ पे आप यहाँ। तो 567 हम सभी को पता है, पूरक 567 ये कोड हम सभी ने याद किया हुआ है। तो ककेरुक, मकेरुक, लेलियस, सशूलक और सौसुरात, ठीक है। इसका कोड शायद आप सभी जानते होंगे, सौ कमलेश, पता है सभी को कोड ये। सौ का मतलब ससुराल, क का मतलब ककेरू, म का मतलब मकेरू, ले का मतलब ले लिए, स का मतलब ससूलक, ठीक है। दूसरा है के साथ लो माँ, तो इसका हमने कोड बनाया है, केला लो और सो जाओ। डिकोड कर सकते हो इसको। कैन यू डिकोड डिकोड दिस। बस किस केला से क से के के साथ हो साथ, जाएगा लोमाद, अगले हाँ, लो से लोमदीप, लोमदीप, और से और औदुंबर, और बिल्कुल, सो से सौरस, और हाँ, जाओ से जंतुअंत। जंतु, ठीक है। तो ये कोडिंग है हमारा रक्तज कृमि के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कफज कृमि में, आप देखो लास्ट में क्या क्या यूज कर रहे हैं। अंत्र, उदर, हृदय, बराबर है, ये तीन आपके हो गए, मतलब विसरल पार्ट की बात की जा रही है, ऑर्गन्स जो है उसकी बात की जा रही है, अंत्र, उदर, हृदय। इसमें है ना, महागुद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा गया महागुद। तो लोग क्या लगता है महागुद, अरे यार ये तो पूरी सच होगा, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सौगंधिक और दर्भपुष्प भी याद रखना है आपको, ठीक है। सौगंधिक, चुरु, दर्भपुष्प और महागुद, ये सारी कृमियां क्या है, कफज कृमियों में आती है, जो आपको ध्यान रखना रहेगा। ऑलराइट। वहां को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। आचार्य चरक ने कृमि के बारे में एक 7 चीजें बताई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद है किसी को। सप्तकगढ़। सप्तक गण बताया हुआ है, ठीक है। तो पूछता है कि सप्तक गण किसके रेफरेंस में वर्णन किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सप्तक गण आचार्य चरक ने कृमि के रेफरेंस में वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें नाम आ गया नंबर 1, नंबर 2 आप देख रहे हो समुत्थान कहते हैं इसको, ठीक है। नंबर 3 स्थान, फिर रुको, समुत्थान, स्थान, संस्थान, ठीक है। देन वर्ण, नाम, प्रभाव, और लास्ट में चिकित्सा, जो यहाँ पर वर्णित नहीं है, ठीक। तो ये 7 चीजें आपको देखने को मिलती है, चिकित्सा यहाँ पर वर्णित नहीं हुई है। तो ये 7 चीजें सप्तक गण के रूप में वर्णित है। नाम देख रहे हो यहाँ पर, मलज है, रक्तज है, श्लेष्मज है, पुरीसज। मलज किस वजह से उत्पन्न होते हैं, मृजावर्तन, मतलब सफाई न रखने से। कहाँ उत्पन्न होंगे, केस, श्मश्रु और लोम। श्मश्रु किसको बोलते हैं पता है। दाढ़ी मूछ। बिल्कुल, जो बियर्ड के बाल होते हैं, दाढ़ी मूछ, उसको श्मश्रु कहते हैं। लोम मतलब बॉडी हेयर फॉलिकल हो गया, केस मतलब सिर के बाल हो गए। मलज कृमियां तिल के आकार की होंगी, कोट और कंडू उत्पन्न करेंगे, ठीक है। रक्तज कृमियां कुष्ठ का निदान है, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी कुष्ठ का निदान है वो सारे रक्त कृमि उत्पन्न करते हैं, और इसकी वजह से कुष्ठ ही होता है।
कहाँ पाए जाएंगे? रक्त व धमनियों में। ताम्रवर्णी के सूक्ष्म और अपाद है। संस्कृत में ना अपाद लिखा है, सूक्ष्म अपादश्च। केशम श्मश्रु नख लोम पतन, मतलब केशम श्मश्रु नख और लोम का जो पतन है वो, एज वेल एज कार्टिलेज तरुणास्थि का नाश करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। क्लेस्मज कृमि का निदान है गुड़ तिल दधि आमाशय में उत्पन्न होते हैं। पृथु चप्टर गंडू पदाकार, केचुए के समान जिसको कहते हैं। ज्वर अरुचि उत्पन्न होगा। और स्वयथु है, छवथु नहीं है। पुरिसज कृमि ये भी सेम निदान है, पक्वा से उत्पन्न हुई है। पूर्णाशु संकाश मतलब उनके समान है, गुद कंडू और अतिसार को उत्पन्न करेंगे। ये बातें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। नीचे इसकी चिकित्सा बताई हुई है, जो कि 7वां गण कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। तो कृमि की चिकित्सा में क्या है? अनुवासन को छोड़ के बाकी सारी चिकित्सा उन्होंने बताई। उपक्रम जिसको कहते हैं, रक्तज कृमि अदृश्य होते, शेष दृश्यमान होते, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। कृमि के नाशन के लिए सुश्रुत ने पलाश भी स्वरज वंग से बना हुआ दही का पानी, इसका प्रयोग। पलाश बीज काफी ज्यादा यूज होता है। दो मेडिसिन आपने सुनी होगी, कृमि कुठार और कृमि मुदगर रस, काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पलाश बीज उसमें यूज किया जाता है। नीचे आते हैं, आचार्य चरक ने कुछ वर्ड यूज किए हैं, एज वेल एज आचार्य सुश्रुत ने। भिषक को कारण बोला, ठीक है। भैषज को करण। कार्य योनि क्या है, क्यों कार्य किया जा रहा है, मतलब योनि मतलब कारण क्या है, सॉरी रीजन क्या है। तो कार्य योनि है धातु वैषम में, इसकी वजह से सारा काम है। इसका कार्यफल क्या होगा? सुखावाप्ति, सुख मिलेगा। अनुबंध किसके साथ जुड़ा है? आयु के साथ। देश क्या है? भूमि और आतुर, ये दो देश हैं। काल कौन सा हो सकता है? संवत्सर और आवस्थिक हो सकता है। प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ है। उपाय क्या होगा? उपाय मतलब क्या क्या उपाय करोगे? तो बोले कारण करण कार्य योनि सौष्ठव का अभिविधान, ये उसका उपाय है। सेम एज आचार्य सुश्रुत विषय को कर्ता, करण रस को, कारण दोष और कार्य आरोग्य, ये बोला हुआ है। ये छोटा सा है, तो ये आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे काफी ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ विकार की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो आचार्य चरक कहते हैं, उपविष्टक के बारे में देख रहे हो, गर्भ वृद्धि न आपनोति। तो हम इसको क्या करते हैं, फंडल हाइट जो होती है वो नहीं आ रही है, ठीक है। नागोदर मतलब भाई कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही, एज वेल एज एफएसएच फीटल हार्ट साउंड भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कालम अवतिष्ठे अतिमात्रम, 9 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने हो चुके हैं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। लीम गर्भ में देखो क्या कह रहा है, प्रसुप्तो न स्पंदते, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड यहाँ भी नहीं है, लेकिन प्रसुप्त हो चुका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चरक के अनुसार देख रहे हो यहाँ पे क्या है, उपविष्टक में स्पंदन नहीं होता। नागोदर में बोल रहा है अस्पंदनम, और आगे फिर कहता है चिरात स्पंदनम, कभी कभी स्पंदन हो भी जाता है। लीन में लिखा है न स्पंदते, तो ये कुछ वर्डिंग्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। आचार्य वाग्भट देख रहे हो, यहाँ पर सस्फुरण हो रहा है, मतलब एफएसएच यहाँ पर है उपविष्टक में, अकॉर्डिंग टू आचार्य। वृद्धिम अप्राव मतलब वृद्धि, फंडल हाइट नहीं बढ़ रही है। उदर वृत्ति अप्य अत्र हियते, बोले यहाँ पर जो फंडल हाइट है धीरे धीरे घट रही है, लेकिन स्फुरण चिरात कभी कभी एफएसएच देखने को मिलता है। लिन गर्भ के बारे में सेम कहते हैं, न स्पंदित, नो फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज नंबर 27। आचार्य वाग्भट देखो क्या कह रहे हैं, सॉरी हाँ वाग्भट कह रहे हैं उपविष्टक के बारे में। तो हिंदी में कह रहे हैं जो हमने पढ़ के आया, गर्भ की वृत्ति रुक जाती है पर गर्भ में स्पंदन होता है, बराबर है। न च कुछ विवर्धते, लेकिन स्पंदन है। उपो शुष्क और नागोदर में आर्तव की अति प्रवृत्ति से गर्भ का आकार घटने लगता है। आर्तव की अति प्रवृत्ति नहीं होती है, आपको पता है क्या हो रहा होगा वहां पर, बता सकते हो? व्हाट विल बी हैपनिंग? गर्भ का आकार क्यों घट रहा होगा? नो डाउट इन्होंने लिखा है यहाँ पर आर्तव की अति प्रवृत्ति, बट एमनियोटिक फ्लूइड है ना वो धीरे धीरे लीक हो रहा होगा, ये एक रीजन है उपस्कुष्क और नागोदर का। और कभी कभी स्पंदन होता है, तो परिहेमाण गर्भस चिरात किंचित स्पंदते। लीन गर्भ में क्या बोला है, गर्भ में स्पंदन का अभाव, गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते। तो हमने जो नीचे पढ़ा उसी को ट्रांसलेट किया गया है। चिकित्सा देखो जरूरी है, थोड़ा सा आपको याद रखना। उपविष्टक और नागोदर में क्या बोल रहे हैं,
भौतिक घृत सबसे पहले याद रखना, कुछ याद होना हो ये जरूर याद रखना, बहुत बार आया। नहीं तो आप पूछो यार भौतिक घृत का वर्णन कहाँ है। ओके, देन जीवनी ब्रह्मणी याद रखो तो चलेगा। यान में बैठाकर छोप वाली सवारी कराना है, ताकि वो क्या है वहां पे तो वेसल्स वगैरह सब ओपन हो जाए। और एक और यहाँ पर अवजृंभण और अवमार्जन। अवमार्जन का मतलब है बार बार स्नान करवाना। तो याद रखना भौतिक घृत का प्रयोग, अवजृंभण और अवमार्जन, उपरिष्टक और नागोदर की चिकित्सा। लीन गर्भ में क्या बोला वो इन्होंने, शेन, शेन का मतलब होता है बाज, गौ, मत्स्य, ताम चूर्ण के मांस का प्रयोग। मूली का यूज उड़द की दाल में, ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। उदर वंक्षण कटी पर अभ्यंग करना, ये तीन एरिया क्योंकि ये इसके स्थान है। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ बॉस। यस बॉस। ओके ओके, यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, इसको ने एक वर्ड बोला गया है, मां समूलक सिद्ध सर्पी लिखा गया है, एग्जैक्ट जो वर्ड है। ठीक है, मांस मूलक सिद्ध सर्पी लीन गर्भ में प्रयुक्त है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किलास के भेद के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य चरक देख रहे हो यहाँ पर, दारुण, चारुण और स्वित्र, इसको हम डीसीएस कहते हैं। तो दारुण कहाँ है, रक्त आश्रित रक्तवर्णीय, सॉरी, चारुण मांस में है ताम्रवर्णीय, याद रखना ताम्रवर्णीय, गलती करते हो। स्वित्र मेद में है और श्वेत वर्णीय है। तो जो आप लोग लिकोडमा देखते हैं वो गिलास है, मेद में आश्रित है इसलिए श्वेत वर्ण का दिखता है। ठीक है, दुसाध्यता देख रहे हो आप लोग, स्वित्र सबसे कष्ट साध्य, मध्यम साध्य चारुण और थोड़ा सुख साध्य दारुण कह सकते हो आप लोग। ये दुसाध्यता का क्रम बताया गया है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने भी तीन बताया, वातज, पित्तज और कफज। वातज में कहते हैं अरुण वर्णी और परिध्वंसी, केस का पतन करने वाला, यही याद रखना है। कहते हैं बोले पद्म पत्र प्रतिकासम, और श्लेष्मी में श्वेत और कंडु युक्त है। मेनली आपसे ना ये सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, वातज। परिध्वंसी कौन सा किलास है। माधव निदान की बात आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने वातज में लिखा है रुक्ष और अरुण वर्णी रक्ताश्रित, याद रखना है। कहते क्या हुआ, कमल पत्रवत ताम्रवर्णी, देखो यहाँ बदल गया ना, माधव निदान यहाँ चेंज हो गया, और इसको बोला है मांस आश्रित है, कफज को बोला मेदो आश्रित। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, न्याय की बात करते हैं। न्याय मतलब ये धातु पोषण न्याय है, ये वर्ड लिख लेना यहाँ पर, धातु पोषण न्याय। क्षीर दधि सर्वात्म परिमाण पाक या फिर क्रम परिमाण पक्ष न्याय। तो दधि कैसी होती है, दृढ़ होती है। और समझ रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है कि दूध आपने जमाया तो थोड़ा दूध बटर मिल्क बन जाएगा, थोड़ा मक्खन बनेगा, थोड़ा दही बनेगा। टोटल कन्वर्जन बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल कन्वर्जन। इसलिए इसने वर्ड यूज किया हुआ है सर्वात्म परिणाम पाक, ये इसका पर्याय है, याद रखना। और क्रम परिणाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये दृढ़बल, दही कैसी होती है, दृढ़ होती है। तो क्षीर दधी न्याय आचार्य दृढ़बल ने बताया, इसी का दूसरा नाम है सर्वात्म परिणाम पाक या फिर क्रम परिणाम पक्ष न्याय। केदारी कुल्या भाव प्रकाश। ठीक है, तो सुश्रुत और भाव प्रकाश ये क्या है, दोनों के दोनों, सॉरी, सुश्रुत और भाव प्रकाश केदारी कुल्या न्याय के समर्थक है। चरक की बात की जाए तो चरक दृढ़बल, चरक संहिता के ही आप कह सकते हो कि संपूरक है, तो वो भी इसी को मानते हैं। अब ये जो वाग्भट वाला है ना, ये गलत है। यहाँ पर आ जाएगा जो प्रतिपादक है अरुण दत्त है।
ठीक है, एग्जैक्टली अरुण दत्त ने एक काल धातु पोषण न्याय माना है। ही इज द मेन प्रोफाउंडर जिसको आप कह सकते हो, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। भागवत में इसका वर्णन है। लास्ट वाली लाइन है ना, कंट्रोवर्शियल है, तो उसको हमें ध्यान ना देकर इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं 28 पेज पे। तो ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्रिया शारीर का टॉपिक है, सिद्धांत में संहिता में भी आता है। तो उपधातु की बात की जाए तो रस की उपधातु स्तन्य आर्त और रक्त की कंडरा शिरा, याद रखना कंडरा शिरा है। मांस की वसा और सट त्वचा है। मेद की स्नायु है, ऐसा आचार्य चरक है ना, उन्होंने अस्थि मज्जा के उपधातुएं नहीं बताई हैं। ओके, सारंगधर की बात करते हैं। उपधातु में तो रस का स्तन्य, रक्त का रज, मांस का वसा, मेद का स्वेद, अस्थि का दंत, मज्जा का केस और शुक्र का ऊज बताया हुआ है। ठीक है, मल में आते हैं आचार्य चरक, मल की बात करोगे तो रस का मल रूपी कफ, रक्त का मल रूपी पित्त, मांस का खमल, मेद का स्वेद, अस्थि का केस और लोम। केस और लोम को इन्होंने अस्थि का मल माना। आंखों में जो कचरा निकलता है और त्वचा का जो मल है उसको मज्जा का मल माना आचार्य चरक ने। ठीक है, ये बात कुछ याद रखना, एग्जाम में आती है। सारंगधर की बात करें, रस का मल क्या है? जीवा, नेत्र और कपोल का जल। रंजक पित्त को रक्त का मल माना है। कर्णवीर जिसको हम खमली कहते हैं, मांस का है। ये नया है, मेद का मल। दंत कक्षा और मेढर का मल, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है। नख को इन्होंने अस्थि का मल, नेत्र का मल मज्जा का माना हुआ है। और वक्त्र स्निग्धता, मतलब जो फेस पे सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव होती है और युवान पीढ़ी का एक्ने वल्गारिस, उन्होंने बोला शुक्र का मल है। ये चीजें आप ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ना त्वचा का स्नेह वर्ड है, नॉट मल, ये सुधार लेना थोड़ा सा। तीक्ष्णाग्नि आते हैं, भस्मक जिसको बोला गया, एग्जैक्टली तीक्ष्णाग्नि वर्ड है। उसकी चिकित्सा में आचार्य चरक ने नारी क्षीर, आचार्य सुश्रुत ने महिष क्षीर का प्रयोग बोला है। काच रोग की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करती है, मतलब दुष्टि हो जाती है इस तरह की। अपान वायु उदान वायु के कार्य करने। आचार्य सुश्रुत कहते हैं प्राण वायु और उदान वायु की विकृति होती है, ये याद रखना, प्राण उदान की विकृति काश में। चरक अनुसार शुद्धि का प्रकार, वमन विरेचन देख रहे हो यहाँ पर। वमन में सबको पता है 4, 6, 8 वेग होते हैं। ठीक है, विरेचन में 10, 20, 30 वेग होते हैं। प्रस्थ की बात करोगे तो 1, 1.5, 2 और 2, 3, 4, ये आप सभी को पता है, मुझे नहीं लगता है किसी को मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज आप देखोगे जो प्रस्थ में आओगे ना, तो वमन के जो प्रस्थ है उसके डबल प्रस्थ आपको विरेचन में देखने को मिलेगा ऑलवेज। 1 का 2, 1.5 का 3, 2 का 4। नीचे देख रहे हो आप लोग, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वमन पित्तांत होता है, यानी वमन के अंत में ना पित्त निकलेगा, विरेचन के अंत में कफ निकलेगा, तो आप उसे सम्यक बोलोगे। ठीक है, ये याद रखना नहीं है, लेकिन लिखा है कि विरेचन के 2-3 वेगों के पश्चात उसको काउंट, मतलब जो स्टार्टिंग के विरेचन रहता है ना 2-3 वेग, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और रोमन में जो औषधि है, औषधि जब तक नहीं निकलती तब तक उसका वेग का काउंट नहीं करते, ऐसा इनका लिखना है। अब यहाँ पर ये संसर्जन क्रम की बात कर रहे हैं। तो बोले जैसे शुद्धि वैसा उनको ये शुद्धि का काल है। बोले एक भोजन जो है कितनी बार खिलाओगे, तो प्रवर शुद्धि में उन्होंने बोला है कि 3 बार ये लागू होगा, मध्यम शुद्धि में 2 बार ये लागू और अवर शुद्धि में 1 बार ये लागू। मतलब एक ही एक नंबर आएगा सबका, ऐसा वो कहना चाह रहे। आप सभी ने पूरा वो चार्ट बनाया हुआ तो आपको याद होगा ये। तो प्रवर में 3 बार भोजन दिया जाता है, मतलब जो भी आइटम है वो 3 बार मिलेगी। मध्यम में 2 बार और अवर शुद्धि में 1 बार ये वागु का सेवन किया जाएगा, ऐसा हमें याद रखना है। अगले पेज पे आते हैं। काश्यप अनुसार देखते हैं, इन्होंने वमन के वेग देखो। अब हम लोग यहाँ पर है ना बच्चों में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वेग है ना आगे पीछे होते हैं। बोला कनिष्ठ वेग, बोले 2-3 वेग आ जाए, कि बच्चे तो भाई इतने ही करें। मध्यम शुद्धि 4-5 वेग, थोड़ा सा बच्चा हट्टा कट्टा है तो बोले 6-7 वेग आ सकता है। जस्ट अ मिनट, हाँ।
तो आगे देखते हैं हम लोग। सभी को क्लियर आवाज आ रही है ना अभी? जी बॉस। इसी तरह देखो वेरिएशन में बात की जा रही है। वेरिएशन मतलब सबसे कम वेग हो कितने, 2 वेग आ गए, एक प्रश्न दूसरा निकल गया। मध्यम में 3 वेग, 2 प्रश्न। उत्तम में 4 वेग, 3 प्रश्न दोष निकल गए। ये बच्चों में बात की जा रही है। बच्चों में थोड़े ना अब 10 20 30 में बात करोगे आप। ठीक, तो ये उनका कहना है, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करते हो तो वो क्या कहते हैं, प्लुष्ट दग्ध का एक प्रकार बताया। आचार्य वाग्भट ने इसको तुत दग्ध का नाम दिया। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत का जो इतर था दग्ध है, इसको आचार्य वाग्भट ने प्रमाद, प्रमाद मतलब भाई थोड़ा सा केयरलेसनेस हो गया, ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से हो जाता है जो दग्ध, उसको प्रमाद दग्ध का नाम दिया। देखो ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई। शुद्ध रक्त का लक्षण कहाँ दिया है, रेफरेंस पता है? चरक सूत्र 24। ठीक है, विधि सोनी थी अध्याय, ये आप सभी जानते हो। तो तप से ही स्टार्ट होगा। रक्त कैसा होता है, तप युक्त, गर्म होता है। और आर्तोबा के बारे में आप सभी को पता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य सुश्रुत ने उसको इंद्रगो प्रतिकासम असहतम ऐसे स्टार्ट किया हुआ। ये आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है और आप गलत करते हो। आलेप की बात करते हैं। आलेप भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये गाढ़ा नहीं है, यहाँ पर मोटा, थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं आलेप, सॉरी, प्रलेप कैसा है, शीत और तनु है। तो शीतस तनु प्रलेप, इसको ऐसे याद रखना है। पूरा वर्ड है ना एक ही लिख लो, क्योंकि बहुत बार आता है। अब मैं आपको कोड बताता हूँ। देह कैसा होता है, देह टच करोगे तो कैसा लगेगा? हल्का गर्म। हाँ ठीक है, हल्का गर्म रहता है, थोड़ी उष्णता रहेगी, तो इसने लिखा उष्ण शीत। बहल का मतलब होता है मोटा, थिकनेस ज्यादा होगी। क्या करेगा फिर ये, थोड़ा सा उष्णता है, तो वात श्लेष्म प्रशमन कारक, वातो श्लेष्म को यानी वात कफ को कम करेगा। आलेप आते, आलेप कैसा है, मध्यम है, अविदग्ध सोप और रक्तपित्त में हितकर है, मतलब थोड़ा सा शीत होता है, उसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, अविदग्ध सोप जहां पर बोले ना विदग्धता नहीं है और रक्तपित्त ज्यादा हो, उसमें हितकर है। फिर बोले व्रण पर कोई आप अगर प्रदेय लगा रहे हो, वहां पर कल्क हो या फिर निरुद्ध आलेप हो, तो उसकी संख्या क्या है, कल्क और निरुद्ध आलेप भी है, उसकी मात्रा बता रहे हैं। तो आलेप में स्नेह की मात्रा कैसे डालोगे आप? बोले पित्तज है तो स्नेह सबसे 1/6 भाग है। वातज है तो उसमें सबसे ज्यादा स्नेह डालोगे। तो एग्जैक्टली तो ये क्या होना चाहिए, उसके बाद पित्तज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। वातज 1/4, पित्तज 1/6 और कफज में सबसे कम 1/8 भाग। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है इसके बारे में। आचार्य वाग्भट की बात देखते हैं। ठीक है, तो प्रलेप को उन्होंने बोला, प्रलेप कैसा होता है, गाढ़ा। गाढ़ा मतलब यहाँ पर हो जाएगा बहल, उष्ण और वात कफनाशक। देखो अब ये चेंज हो गए। आचार्य चरक ने प्रलेप को, सॉरी सुश्रुत ने प्रलेप को क्या बोला था, शीतस्तनु प्रलेप, शीत तनु बोला। अब ये बदल गए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, बहल है, उष्ण है, वात कफनाशक है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने प्रदेह के बारे में बोला। अब ये वही चीज है ना, उल्टा कर लिए, प्रदेह के बारे में बोले, बोले कैसा, तनु है, शीतल और पित्तनाशक है। बात वही की रहे, खाली वर्डिंग चेंज हो गई। किसके लिए बोलना है, पर्सन चेंज हो गया। ठीक है, आलेख की मोटाई पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आर्द्र माहेश चर्म उत्सेधवत, बोले भैंस का गीला चमड़ा होता है उसके समान मोटा, आलेख की मोटाई, थिकनेस। आचार्य चरक बोले त्रिभाग अंगुष्ठ, दोनों का मतलब यही होता है, 1/3 भाग अंगूठे का, मतलब दोनों का एक ही है। बस उन्होंने ना वर्डिंग्स अलग अलग ली, एक ने बोला आर्द्र माहेश चर्म उत्सेध, दूसरे ने बोला त्रिभाग अंगुष्ठ, एक ही बात है दोनों, बट खाली वर्डिंग्स अलग है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
आचार्य सारंग है, ज्यादा स्पेसिफिक इन्होंने बोला। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पर्सन, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया। बोले दोषग्न लेप 1/4 भाग अंगुल मोटा होगा, विसग्न 1/3 अंगुल मोटा, वर्णेकर 1/2 अंगुल मोटा। ठीक है, तो हमने इसको ना कैसे चेंज कर लिया। आप उल्टा याद रखो तो उल्टा, सीधा करो तो सीधा। वर्ण विष दो ओस, ठीक है, हाफ, 1/3, 1/4, सिंपल। अगर आपको ऐसे याद रखता है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अष्ट महागत की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में बताया, आचार्य सुश्रुत ने, आप देख सकते हैं सूत्र स्थान 33 में इनका वर्णन किया हुआ है। तो आचार्य चरक ने मधुमेह रखा हुआ है, रिमेंबर। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत प्रमेह का वर्णन करते हैं। यही हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत के टाइम पे भाई लिथोट्रिप्सी ये सब नहीं होती थी जिस तरह से आज हो रही है। उन्होंने अस्मरी को यहाँ पर आप कह सकते हो कि अस्मरी है, भगंदर है, ठीक है, अर्स है, इसको इन्होंने रखा हुआ है कि भाई ये क्या है, अष्ट महागत है, जल्दी ठीक नहीं होते किसी को हो जाते। और भगंदर तो सच में नहीं होता, बहुत खतरनाक बीमारी है। फिस्टुला वगैरह किसी को हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा याद रखना है। बीइंग अ सर्जन उन्होंने अर्स, भगंदर, अस्मरी, मूड गर्भ, मूड गर्भ भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य भागवत आप कह सकते हो ना, ही वॉज द फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट जिसने ये सारी चीजें क्लियर कट की और उन्होंने बहुत सारी चीजें सही की हुई है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले पेज पे आते हैं, चतुष्पाद का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, हम चतुष्पाद का क्रम आचार्य चरक के अनुसार याद रख के सीक्वेंस देते हैं। तो भिषक को हम नंबर 1 देंगे, द्रव्य को नंबर 2, उपस्थाता को नंबर 3 और रोगी को नंबर 4। सभी को मालूम है ना, ये सीक्वेंस हमने दिया है। तो हमने बोलते हैं ये क्या है, चिकित्सा के चतुष्क है। तो हमने इसको चरक को आइडेंटिकल माना और इसको हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4। सेम नंबर फॉलो किया अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने, तीनों जन यही सीक्वेंस, विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी का नंबर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया आचार्य चरक 1 2 3 4। आचार्य सुश्रुत की बात करोगे तो ये 1 4 2 3 हो गए। इन्होंने क्या किया, जो रोगी था ना उसको उठा के पहले ला दिया। बोले यार सब कुछ तो ठीक है, दवाई ये वो, लेकिन रोगी नहीं हुआ, तुम बैठ के करोगे क्या तीनों जन, है ना। ये चीज इन्होंने बोली। भेल ने क्या किया, सब कुछ सही था, उन्होंने बोला 2 3 4, नंबर उनको उठा के नंबर लास्ट में डाल दिया। ठीक है, आचार्य काश्यप की अगर बात करोगे तो उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने बोला 1 2 4 3, रोगी को पहले ले आए, ठीक है, उपस्थाता बाद में भेज दिया। क्योंकि भाई बोले अगर कंपाउंडर हो ना हो तो भी काम चल जाएगा, उनका उनका ऐसा सोचना था। तो ये सीक्वेंस थोड़े आप याद रखोगे जो उन्होंने क्रम रखे हुए हैं। ओके, बल की बात देखते हैं, बल का अनुमान कैसे लगाया जाए। तो आचार्य चरक बोले कौन कितना व्यायाम कर सकता है, उसके अनुसार आप बल का। आचार्य सुश्रुत बोले व्यायाम तो ठीक है, स्थिरता, बॉडी कितनी स्थिर है, स्थिर मतलब उसकी एजिंग, डीजनरेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको उसके बल का अनुमान लगेगा। आगे आता है कि अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवत, ये श्लोक कहाँ पर आया हुआ है या फिर किसने कहा। बोलते आचार्य चरक ने सन्निपातज उदर रोग, आचार्य सुश्रुत अस्मरी में और आचार्य हारित ने जलोदर में वर्णन किया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, किसने कहाँ पर इस श्लोक का अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत, इसका मतलब पता है सभी को, डू यू नो द मीनिंग। बस अगर चिकित्सक नहीं की जाएगी तो मृत्यु निश्चित है, अगर किया भी गया तभी संशय बना रहेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, बोले चिकित्सा नहीं करोगे निश्चित है कि भाई मरेगा। क्रियायाम संशय भवेत, कुछ करे तो भाई डाउट है, कुछ करेंगे तो शायद बच जाए, तो शायद नहीं भी बचे। ये इनका इस सेंटेंस का मतलब है जो ध्यान रखना है। तो आचार्य चरक सन्निपातिक उदर, आचार्य सुश्रुत अस्मरी में और आचार्य हरित ने जलोदर में वर्णन किया।
फलों में श्रेष्ठ क्या है? चरक कहता है द्राक्षा। आचार्य सुश्रुत ने बोला नहीं, आमलक की है। आचार्य वाग्भट ने भी चरक को फॉलो किया। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर सारंग करने, जो यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई है। तो देख रहे हो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, बोले विलेपी बहुसिक्ता, बहुत सारी चीजें एक साथ लिख दी है। यवागु विरल द्रवा, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। ठीक है। आचार्य सारंगधर कहते हैं यवागु बहुसिक्ता, देखो वर्डिंग चेंज हो गई, ये एक्सचेंज हो गया। विलेपी विरल द्रवा, आचार्य सारंगधर कहते हैं। सारंगधर ने और भी चीजें बताई है, मैं लिख दे रहा हूँ। पेया के बारे में लिखते हैं, पेया लघुत्तरा ज्ञेया, ये पूरा एक ही श्लोक है। ग्राहिणी, और आगे वर्ड है धातु पुष्टि प्रदा, ये पेया के बारे में बोला है आचार्य सारंगधर ने। ठीक है, इसको लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आचार्य चक्रपाणी ने जो कहा है उसको मैं बता देता हूँ, ये भी आ चुका है। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं भाई कि सिक्ते वी रहितो मंड, सिक्त वी रहित मतलब चावल बिना का जो लिक्विड रहता है ना, उसको हम बोलते हैं मंड। सिक्त वी रहित तो मंड। पेया सिक्ता समन्विता, पेया में थोड़ी सी सिक्ता होती है। पेया सिक्ता पूरा एक ही वर्ड है, रुको मैं इसको पूरा एक ही लिख देता हूँ। समन्विता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, नॉट अकॉर्डिंग टू सारंगधर, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ये जो लाइन है ना, ये आचार्य चक्रपाणी की, ये वागु बहुसिक्ता विलेपि विरल द्रवा, इट इज बाय आचार्य चक्रपाणी, तो सुधार लेना। आचार्य सारंगधर का ये सेंटेंस है जो नीचे बोला है मैंने। और है आचार्य सारंगधर की बात करें तो उन्होंने विलेपी के बारे में वो कहते हैं विलेपी घन सिक्ता। आचार्य सारंगधर विलेपी घन सिक्ता। ओके, आगे देखते हैं, क्लोम की बात करते हैं। क्लोम, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है शारीर का। तो फुफ्फुस और उंडुक को गंगाधर कहते हैं क्लोम है। आचार्य चक्रपाणी ने हृदय को माना हुआ है। पित्ताशय डल्हण कहते हैं। कंठनाड़ी श्वास नाड़ी गणनाथ सेन ने बोला। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। जो पेनक्रियाज है ना, वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। वो अग्नि को भी कंट्रोल करता है और वाटर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, और आपका जो फेरनेक्स है ना, उसका भी कनेक्शन आपके एंडोक्राइनल पार्ट जो पेनक्रियाज का उसके साथ है, दोनों के साथ कनेक्शन है। ये दोनों मिलकर ना वाटर को कंट्रोल करते हैं, वाटर का लेवल, इसकी पूरी फिजियोलॉजी है जो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर जितने भी शारीर वाले हैं ना, उनको लगता है कि भाई ये जो फ्लोम है ना, ये कुछ और है। वो कंफ्यूज रहता है कि भाई ये फुफ्फुस भी है, हृदय भी है, पित्ताशय भी है। कुछ लोग तो क्लियर कट उन्होंने इसको क्या कहते हैं, स्वादुपिंड करके, सॉरी हाँ स्वादुपिंड लिखा हुआ है कि भाई ये जो क्लोम है ना, ये आपका पेनक्रियाज है। लेकिन उसके पीछे की पूरी फिजियोलॉजी जब आप देखो, आपको समझ में आया क्यों ऐसा लिखा गया। सर्पांग अभिहत मतलब सांप का कोई पार्ट टच हो जाना। तो आचार्य सुश्रुत ने लिखा इससे वात का प्रकोप होगा। और शंकाविष, ये भी मतलब वही भाई सांप आपको छू के चला, उसको लगा यार काट लिया, बोले वात का प्रकोप होगा इसमें। सर्पविष आचूचन की बात की जाए तो आचार्य चरक कहते हैं मुख में मिट्टी और आटा दोनों वर्ड है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बोला मुख में वस्त्र भर लो। नवाय श्लोक की बात करोगे तो आचार्य चरक पांडु, आचार्य सुश्रुत प्रमेय पीड़िका, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, स्नेह की बात करते हैं। आचार्य चरक ने स्नेह कहाँ बताया हुआ है? अरे हाँ, नवाय श्लोक का घटक तो बताओ। नवाय श्लोक त्रिफला के घटक। त्रिमद और
त्रिकटु और त्रिमद और लौ लास्ट में। और क्या है? और भी है? त्रिमद अरे और लौ भी है, 10 द्रव्य है। लौ है बस लास्ट में ना, 9 तो हो गया लास्ट में 10। 50% लोह, टोटल 10 कंटेंट है, 9 तो ये हो गया, और 50% आयरन। ठीक है, नॉर्मली मंडूर यूज किया जाता है। स्नेह की बात कर रहे हो, सर्पी देख रहे हो, सर्पी में क्या लिखा है? पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तेल में लिखा है वात सामक है, लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता। त्वच उष्ण मांस स्थिर कारक, मांस स्थिर कराणाम। और लास्ट में लिखा है योनि विशोधक। याद रखना, तेल योनि विशोधक है, और वसा योनि भ्रंश में यूज किया जाता है, प्रोलैप्स ऑफ यू आप कह सकते हो, यूट्रस और ये सारे पार्ट में यूज होता है। कर्ण सिर शूल नाशक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नित्य व्यायाम करने वालों को देने जैसा है। मज्जा के बारे में बात की जाए तो शुक्र रस श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम, याद रखना। हमने घृत में क्या पढ़ा सर्पी में? रस शुक्र ओजसाम, 3 चीजें, 1 2 3। यहाँ पर देख रहे हो, रस शुक्र श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम। ठीक है, एक सीक्वेंस में हम इसको लिख सकते हैं, रस शुक्र श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम। तो आपको एक सीक्वेंस में ये याद रहेगा। ठीक है, कहाँ क्या बोला गया वो आपको याद रखना है।